वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम नए लेसन की। हम एसएसटी की बात करेंगे इस वीडियो में। एसएसटी में हम इतिहास हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमारे जो 10 लेसन है वो कंप्लीट हो गए थे क्लास 6 के। तो क्लास 6 की एसएसटी की बात करेंगे, हिस्ट्री की। हमने 10 पार्ट पूरे कर लिए थे अंतिम वीडियो में। आज बात करेंगे हम एक नए लेसन की, पाठ संख्या 11, जो आपके इतिहास का अंतिम लेसन है। इसी लेसन के साथ में आपका इतिहास भी पूरा हो जाएगा। और भी किताबें हैं, ज्योग्राफी की हैं, आपकी पॉलिटिकल की किताबें, उनकी भी बात करेंगे। तो पाठ संख्या 11 की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। पाठ संख्या जो 11 है उसका नाम है, आप याद करेंगे, इमारतें। पाठ का नाम क्या है? इमारतें, चित्र और किताबें। हमें अब क्या पढ़ना है इस पाठ में? हम इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में भारत में कौन कौन सी इमारतें बनी हैं, क्या क्या विशेषता है उन इमारतों की, एक तो ये बात करेंगे। ठीक है। एक हम ये पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र मिले हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है। और उस समय कौन कौन सी ग्रंथें, कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, उसकी बात करेंगे। प्राचीन समय के चित्र, किताब और इमारतें समझने से पहले आपको धातु विज्ञान के बारे में पता होना जरूरी है। किसके बारे में? धातु विज्ञान के बारे में। तो ध्यान से सुनेंगे कि धातु विज्ञान क्या होता है। प्राचीन भारत में धातु वैज्ञानिक ने अनेक प्रकार की धातुओं की खोज की, धातुओं के बारे में जाना और धातुओं से संबंधित उन्होंने नॉलेज प्राप्त की। जब हम खुदाई करते हैं तो हमें प्राचीन समय की बहुत सारी धातुएं मिलती हैं। जैसे जो हड़प्पेवासी लोग थे, हड़प्पा के, वहाँ के लोग भी धातु के बारे में जानते थे। वो भी एक कुशल शिल्पी थे, शिल्पकार थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में तांबा जो धातु है उससे अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनी हैं। और तांबा और टीन मिला करके कांस्य धातु बनाया जाता था। तो एक महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कांस्य या कांसा जो धातु है, कांसा भी एक क्या है? धातु है। ये एक मिश्रित धातु है। कौन सी धातु है? एक मिश्रित है। अर्थात इस धातु को बनाने के लिए अपन दो धातुओं को मिलाते हैं, तांबा और टीन। ठीक है। इन दोनों को मिलाने से ही धातु बनती हैं। और हड़प्पावासी जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग था, वहाँ के लोग भी कांस्य धातु के बारे में जानते थे। भारत के अंदर भी अलग अलग प्रकार की धातुओं के बहुत सारे हमें पुराने समय के स्तंभ वगैरह मिले हैं। पुराने समय लोहे जो धातु हैं, लोहा, उसके भी खूब सारे शिल्प मिलते हैं। लोहा भी अलग अलग प्रकार का होता था। लोहा का जो निर्माण है वो भी अलग अलग प्रकार से होता था, अलग अलग किस्म से होता था। एक तो लोहा होता था खोटा लोहा, एक होता है पितवा लोहा, और एक होता है ढलवा लोहा। ये लोहा के प्रकार हैं। तो खोटा लोहा, पितवा लोहा और ढलवा लोहा, ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार के लोहे के अलग अलग किस्म हैं, उसकी ध्यान रखनी है। तो प्राचीन समय में धातुएं निकलती थी, उन धातुओं की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि उसी धातु से कोई अलग अलग जो आकार या मूर्ति कला या किसी शिल्प की निर्माण की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोह स्तंभ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लोह स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लोहा स्तंभ है, एक स्तंभ है लोहे का बना हुआ, ये महरौली में है। महरौली में कहाँ है? महरौली में है। महरौली कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली हमारी क्या है? राजधानी है। भारत की क्या है? राजधानी क्या है भाई? दिल्ली है। और दिल्ली के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? महरौली है। तो याद हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है महरौली, जहाँ पर हमको ये लोह स्तंभ मिला हुआ है। दिल्ली में जो महरौली है वहाँ पर एक जगह, एक मीनार है, कुतुब मीनार। कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार। और उस कुतुब मीनार के परिसर में, उसी के परिसर में ये लोहा स्तंभ है, वो खड़ा है। बड़ा सुंदर रूप से बना हुआ है इस प्रकार का लोहा स्तंभ।
ठीक है, ये कहाँ है लोहा स्तंभ इस प्रकार का? तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार का जो लोहा स्तंभ है वो कुतुब मीनार के आंगन में परिसर में महरौली दिल्ली के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 7.2 मीटर ऊंचा है, ये स्तंभ है लोहे का बना हुआ। अगर इस लोहे के स्तंभ की बात करें तो 7.2 मीटर ऊंचा है। कितना? 7.2 मीटर। अगर इसके वजन की बात करें तो इसका जो वजन है वो 3 टन है। कितना टन है? 3 टन। टन क्या होता है? देखो, एक जो किलो होता है उसमें ध्यान रखना है आपको 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं एक किलो में, ठीक है। 500 ग्राम होंगे तो आधा किलो होगा। अगर 100 किलो है उसको 1 क्विंटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 1 क्विंटल कहते हैं। कितना? 100 किलो है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 100 किलो में 1 क्विंटल होता है, तो 100 किलो बराबर 1 क्विंटल। अगर 1000 किलो है, कितना? 1000 किलो, तो उसको 1 टन कहते हैं। कितना टन कहते हैं? 1000 किलो को 1 टन। तो 3 टन है, मतलब 3000 किलो का ये स्तंभ है। कितना है? 3000 किलो का ये स्तंभ है जो 7.2 मीटर ऊंचा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका निर्माण लगभग आज से 1500 साल पहले किया गया। कितने साल पहले? आज से 1500 साल पहले किया गया है। और इसके बनने के समय ही हमें पता लगता है, जो अभिलेख मिले हैं उससे पता लगता है कि उस अभिलेख से एक चंद्र नाम के राजा के बारे में पता लगता है। इस अभिलेख से चंद्र नाम के राजा के बारे में पता लगता है, जो ऐसा माना जाता था कि चंद्रगुप्त के वंश के हैं, गुप्त वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? गुप्त वंश के हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो स्तंभ मिला है, लोहा स्तंभ, इतना पुराना है, 1500 साल हो गए लगभग। आज भी इसकी जंग नहीं लगी है। क्या नहीं लगी है? इसके जंग नहीं लगी है। लोहा आप जानते हैं कि खुला होता है, पानी में नमी में संपर्क आते हैं, इसके ऊपर जंग लग जाती है, लेकिन इसके लोहे स्तंभ के अभी तक जंग नहीं लगी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ समझने वाली है कि उस समय भी इस प्रकार की वैज्ञानिक या और भी किसी कारण से पद्धति की वजह से इस पर जंग नहीं लगी है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि उस समय ईंटों और पत्थरों की जो इमारतें बनी उनकी क्या विशेषता है। ईंटों और पत्थरों की कौन कौन सी इमारतें बनी हैं, तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें पढ़ेंगे हम, ये ध्यान रखना है आपको। हमारे जो शिल्पकार हैं उनकी कुशलता देखें, उनके नमूने देखें तो बड़े महत्वपूर्ण नमूने हैं। उसमें से एक नमूना है ईंटों या पत्थर से बना हुआ, उसे कहते हैं स्तूप। क्या कहते हैं उसे? स्तूप कहते हैं। स्तूप का मतलब होता है टीला। क्या मतलब होता है? टीला। हालांकि अगर अलग अलग स्तूप अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी गोल या कभी लंबे, कभी बड़े, कभी छोटे, लेकिन सामान्य रूप से स्तूप का जो अर्थ होता है वो होता है टीला। स्तूप आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का स्तूप होता है। ऐसे भगवान बुद्ध की उसमें अस्थियाँ होती हैं और पूजा अर्चना करने का महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्तूप के ऊपर इस प्रकार का सिस्टम होता है, ऊपर हर्मिका लगी होती है, एक छतरी लगी होती है इस प्रकार से, और ये ईंटों से पत्थरों से निर्मित होता है स्तूप, ठीक है। और इसके प्रवेश द्वार गेट भी होता है। क्या होता है? गेट भी होता है। वेदिकाएं भी स्तूप के चारों तरफ बनी हैं। वेदिकाएं इस प्रकार के, वेदिका मतलब चारों तरफ जो दीवार बनी होती है इस प्रकार की, इस प्रकार की दीवार है चारों तरफ, बीच में स्तूप है, चारों तरफ भी दीवार है, इसको वेदिका कहते थे।
दो दो अलग अलग दीवार बनी, दो वेदिकाएं, बीच में जो जगह होती थी उसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो स्तूप छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे, गोल और लंबे आकार में होते थे। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। स्तूप के अंदर इस प्रकार का एक डिब्बा होता है और कहा जाता है कि उस डिब्बे में भगवान बुद्ध या उनके जो अनुयायी हैं उनके शरीर के अवशेष होते थे। शरीर के क्या होते थे? अवशेष होते थे। जो स्तूप इस प्रकार का था भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ, बौद्ध धर्म से, उस स्तूप के अंदर एक प्रकार का ऐसा डिब्बा होता है। उस डिब्बे में क्या है कि जो भी भगवान बुद्ध हैं या उनके जो अनुयायी हैं उनके शरीर के अवशेष, अवशेष का मतलब हुआ कि शरीर का कोई दांत उसमें होता था या हड्डी है उस डिब्बे में, या राख होती थी। किसकी होती थी? भगवान बुद्ध की, या तो उसमें वो होती या उनके अनुयायियों की होती थी, जो महत्वपूर्ण एक आध्यात्मिक जो गुरु होते थे उनकी। इसके अलावा या तो उस डिब्बे में दांत, हड्डी, राख, अगर शरीर का कोई अंग है तो वो रखते, नहीं तो वो जो अनुयायी हैं, जो भगवान बुद्ध है, उनके द्वारा कोई भी चीज़ उपयोग में ली गई है प्रतीक के रूप में, पत्थर हो सकता है, सिक्का हो सकता है, तो वो भी उस डिब्बे में रख देते थे और फिर उसकी पूजा पाठ, उस पर ध्यान, उसकी आराधना करते थे। ये ध्यान रखें। अगर इस प्रकार का जो डब्बा होता था, डिब्बा, उसको धातु मंजूषा कहते थे। क्या बोलते थे उसको? धातु मंजूषा कहते थे। ये ध्यान रखना है कि धातु मंजूषा उसे कहते थे, ठीक है। तो ये भी आप आराम से समझ सकते हो धातु मंजूषा क्या है। अगर हम सबसे पहले देखें तो जो आरंभिक स्तूप हैं, जो पहले स्तूप बने हैं, उसमें जो धातु मंजूषा है उसके ऊपर रखा गया जो मिट्टी का टीला होता था, के ऊपर रखा गया मिट्टी का जो टीला होता था, बाद में उस टीले को ईंटों से ढक देते थे और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया। तो समय समय पर क्या होता था ना कि पहले ईंटों से, फिर पत्थर से इस प्रकार का ये स्तूप निर्माण करते थे। अंदर क्या होता था? धातु की मंजूषा होती थी। मंजूषा का मतलब ये वहाँ की पेटी, डिब्बा के आकार में, जिसमें वो सारी चीज़ें रखते थे। ये ध्यान रखना है आपको। जो स्तूप है उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। स्तूप के चारों तरफ, जैसे जैसे स्तूप बना हुआ है, इसके फेरी लगाने के लिए इस प्रकार से चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ होता था, रास्ता होता था, वृत्ताकार आकार में पथ या रास्ता, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। अब जो रास्ता है, अगर इस रास्ते को हमने इस प्रकार से घेर लिया, रेलिंग करके इस प्रकार की डिजाइने पत्थर लगा कर दीवार के रूप में, उसको कहते थे वेदिका। क्या कहते हैं उसको? वेदिका कहते थे। तो इस रास्ते को रेलिंग गोल गोल घेर लेते थे, उसे वेदिका कहते थे। और वेदिका में प्रवेश द्वार बनता था। क्या बनाया जाता था? एक प्रवेश द्वार भी बनाया जाता था। और उस प्रवेश द्वार जो बने होते थे उस पर ऐसे आकार के जो पत्थर होता है उसको रेलिंग या तोरण होता था उस प्रवेश द्वार पर, और तोरण पर सुंदर सुंदर अलग अलग आकृतियाँ या मूर्तियाँ लगी होती थी। क्या लगी होती थी? मूर्तियाँ लगी होती थी। आप देख भी सकते हो। जो आपको दिखाई दे रहा है ये गेट है। ये जो वेदिका दिखाई दे रही है, इसके बीच में जो जगह है वो प्रदक्षिणा पथ है। और ये जो पत्थर का बना हुआ इस प्रकार की जो गोल गोल है, ये आपका ध्यान रखना है कि क्या है? वेदिका। और वेदिका में प्राय गेट होता है। उन गेट पर ये जो दिखाई दे रहा ये आपके हैं तोरण। और ऊपर जो ये जो इस प्रकार का जो दिखाई दे रहा है आपको गोल गोल, ये ऐसे ये गुंबदनुमा, ये आपका स्तूप है पूरा। और इस प्रकार का गुंबद होता था। ऊपर ये जो है हर्मिका कहते हैं इसको, ऊपर ये छतरी होती थी। ये भी ध्यान रखना है आपको, छतरी वगैरह क्या होती थी उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये वेदिका हो गई, प्रदक्षिणा पथ हो गई, हर्मिका। देखो इस पर जो मूर्तियाँ हैं, ये तोरण हैं, 3 तोरण, इस पर बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो उस समय प्राचीन समय की मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। तो ये ध्यान रखना है कि कितने बारीक रूप से इस पर मूर्तियाँ बनाई हैं।
ये प्रवेश द्वार था, वेदिका के ऊपर बना होता था। स्तूप के अंदर प्रवेश करने का ये मेन गेट होता था। इस पर 3 अलग अलग तोरण द्वार के रूप में हैं। बारीक से इस पर हाथियों की, अलग अलग पशु पक्षियों की, मोर की और यक्ष यक्षणों की भी मूर्तियाँ होती थी। तो ये हमें इस प्रकार के सांची के स्तूप के बारे में पता लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूर्तिकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो स्तूप की हमने बात कर ली कि स्तूप क्या होता है। हमने मध्य प्रदेश एमपी के सांची के स्तूप की बात कर ली है। उसी प्रकार अमरावती में स्तूप भी मिला है और आगे और बात करेंगे। जो स्तूप हैं बहुत बड़े होते थे, भव्य आकार में भी बने हैं, छोटे आकार में भी बने हैं और इन स्तूपों पर अलग अलग मूर्तिकला के तत्व देखे जा सकते हैं। ठीक है, मूर्ति तत्व यहाँ पर हमको नज़र आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कई बार ये जो स्तूप हैं उसके पास में पहाड़ों को काट करके उन्होंने गुफाओं का भी निर्माण किया है। क्या बनी है? गुफाएं भी बनाई हैं। किसको काट करके? पहाड़ों को काट करके उन्होंने क्या बनी है? गुफा भी बनी। जैसे मान लो इस प्रकार का कोई पहाड़ है, उसको यहाँ से काट लिया और अंदर गहरे क्या बना दी? गुफाएं भी बना दी। इस प्रकार से गुफाओं में भी वो उस समय प्राचीन समय की मूर्तियाँ होती थी, उस गुफाओं में चित्र होते थे। तो ये भी हमें पता लगता है कि प्राचीन समय में किस प्रकार से गुफाएं और मूर्तिकला होती थी, जो एक महत्वपूर्ण सुंदर उदाहरणों में से एक थे। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम आरंभिक इतिहास की बात करें तो हमें सबसे पहले हिंदू जो मंदिर हैं उनकी भी बात आती है। बहुत सारे हिंदू मंदिर भी बने हैं। भारत में जो मंदिर बने वो 3 शैली में बने हैं। कितने शैली में बने हुए? 3 शैली में। एक तो नागर शैली में मंदिर बने हैं, एक बेसर शैली में मंदिर बने हैं और एक द्रविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं। कितने शैली में? शैली का मतलब क्या होता है? शैली का मतलब होता है काम करने का तरीका, किस तरीके से ये मंदिर बना है, किस तरीके से काम हुआ है। नागर शैली मतलब नागर तरीके से। ये क्या होता है ये समझेंगे अपन। बेसर शैली, द्रविड़ शैली, तो इसकी भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो भी प्राचीन समय में हिंदू मंदिर बने हैं उसमें विशेषकर भगवान विष्णु के मंदिर मिले हैं। प्राचीन भारत में जो मंदिर बने हैं वो किसके बने हैं? भगवान विष्णु के। कुछ मंदिर भगवान शिव जी के भी मंदिर बने हैं। माता दुर्गा के भी बहुत सारे मंदिर बने हैं। उन मंदिरों में हमें अनेक प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। किसकी? देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन समय में भारत में मूर्तिकला का एक केंद्र था, अपना महत्व था, ये भी ध्यान रखना है आपका। अब देखो नागर शैली की बात करें और बेसर शैली और द्रविड़ शैली की। जैसे कोई एक मंदिर इस प्रकार का है, इस प्रकार का मंदिर और ऊपर ऐसे सिस्टम है, ऐसे मंदिर होता था। इस मंदिर के जो मेन जो जिस जगह पर इस मंदिर में हम क्या करते थे, मूर्ति रखते थे भगवान की, या शिव जी है तो शिवलिंग होता था। तो वो स्थान जहाँ पर भगवान की मुख्य मूर्ति लगाई जाती थी वो आपका होता था गर्भगृह, उसको कहते थे गर्भगृह। तो मंदिर में गर्भगृह कहाँ होता है? जहाँ पर मंदिर की मुख्य मूर्ति होती है। अर्थात मंदिर का जो पूजा योग्य स्थल है, जहाँ पर मुख्य रूप से भगवान की मूर्ति होती थी, वो होता था गर्भगृह। और उन गर्भगृहों में विशेषकर भगवान शिव की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शिवलिंग, दुर्गा माता की मूर्ति और भी अन्य प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी उसमें होती थी। मंदिर के बाहर भी जो दीवार है उस पर भी मूर्तियाँ लगी होती थी। मंदिर का जो ये भाग है वो सरदल कहलाता है। मंदिर का जो ऊपर वाला भाग है इसको सरदल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरदल। यहाँ पर भी मूर्तियाँ होती थी, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, ब्रह्मा की और शिव की मूर्तियाँ। मंदिर के ऊपर इस प्रकार का गोल गोल सिस्टम होता है, फिर एक छोटा सा कलश होता है, ऊपर एक ध्वजा होती है। क्या होती है? एक ध्वजा होती है। अगर इस मंदिर के ऊपर ध्वजा के नीचे कलश होता था, एक कलश तो आपको पता ही होगा। फिर नीचे जो गोल गोल आकृति में होती थी उसको बोलते थे आमलक। क्या बोलते थे उसको? आमलक। आमलक और शिखर के बीच की जो जगह होती है इसको गिरवा बोलते थे, मतलब गर्दन। और ऊपर का जो ये भाग है इसको बोलते थे पूरा शिखर। क्या कहते हैं उसको? शिखर कहते थे। इस प्रकार के मंदिर की विशेषताएं। अगर मंदिर के आगे इस प्रकार का मंडप बना हुआ है, मंडप का मतलब समझते नहीं, इस प्रकार का अगर कोई आकृति बनी हुई है मंदिर के आगे,
बीच में जो जगह होती है उसको अंतराल कहते थे। क्या कहते थे? अंतराल। और फिर मंडप, इस मंडप में भी अगर कोई हवन होता तो हवन मंडप हो गया। अगर मंडप के अंदर मान लो पूजा पाठ हुए और बैठने की जगह है तो सभा मंडप हो गया। इसी मंडप से अगर मैं प्रवेश करें तो प्रवेश मंडप हो गया। ये मंडप अगर बड़ा है छोटा है तो ये मुख्य मंडप हो गया, ये अर्ध मंडप हो गया। तो अलग अलग मंदिर के आगे मंडप होते थे। अक्सर जब अपन मंदिर जाते हैं तो मंदिर के आगे जो जगह होती है जहाँ पर पूजा पाठ या बैठा जाता है, यहाँ पर हवन होता है, तो वो मंडप होता है। और मंदिर की जो मेन अंदर वाला जो स्थान होता है उसको गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पर भगवान की मुख्य मूर्ति होती है। इस प्रकार के भारत में जो भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली के कहलाए जाते हैं। तो नागर शैली के मंदिरों की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि ये विशेषकर चबूतरों पर बनाए जाते हैं नीचे, और चबूतरों के ऊपर क्या होता है? जगती बनी होती है। क्या बनी होती है? जगती। और जगती के ऊपर फिर आपका मंदिर बनता है। जैसे सबसे पहले इस प्रकार का एक चबूतरा होता है मंदिर बनाने से पहले, ये मतलब नींव मान लो आप एक प्रकार से। फिर इसके ऊपर इस प्रकार से मोटे रूप में एक जगती बनाई जाती थी इस प्रकार से, ठीक है। और इसके ऊपर फिर मंदिर को आराम से बनाते थे, इसके ऊपर मंदिर को खड़ा करते, जो मंदिर काफ़ी ऊंचा लगता था। तो ये जो नीचे वाला भाग है ये चबूतरा, ये जगती कहलाता था। मंदिर के जो आगे वाला भाग होता था उसको मंडप वगैरह कहते थे। ये ध्यान रखना है आपको। तो महत्वपूर्ण इस प्रकार की विशेषताएं हैं वो नागर शैली की हैं। इस प्रकार का अगर मंदिर मिलता है तो आप कह सकते हैं वो नागर शैली का मंदिर है। उसके बाद में जो द्रविड़ शैली का जो मंदिर है उसमें क्या विशेषता होती थी कि उसके लिए नीचे चबूतरा या जगती नहीं होती थी, वो धरातल से सीधे मंदिर बनाए जाते थे। और वो जो वर्गाकार आकृति में बने होते थे, तो ये धरातल से होते, ये वर्गाकार आकृति में बने होते थे। किस प्रकार के? वर्गाकार आकृति में इस प्रकार के बहुमंजिल होते थे। किस प्रकार के? बहुमंजिल मतलब बहुत सारे मंदिर में होते, इसमें अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग मंदिर के रूप में होते थे। और इसमें फिर आगे गोपुरम वगैरह सिस्टम होता था लंबा, इसमें अलग अलग होती थी, बैठने की जगह होती थी, चारों तरफ दीवार भी होती थी। तो ये इस प्रकार की विशेषता द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मतलब दक्षिण भारत में जो मंदिर बने वो इस प्रकार की तरीके से बने। द्रविड़ शैली और नागर शैली की जहाँ विशेषता होती है वो बेसर शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है? बेसर शैली कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से बात आप समझ सकते हो। हमें जो उन मंदिरों पर इस प्रकार की आकृतियाँ मिली हैं, डिजाइन मिली हैं, उन डिजाइनों को भी हम देख सकते हैं। और जैसे हम मंदिरों के अंदर बात करें तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्ति कला मिलती है। इस प्रकार की मूर्तियाँ हमको नज़र आती हैं पुराने समय की, किस प्रकार से हाथी की मूर्ति बनी हुई है उस समय। तो ये भी आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अगर हम मंदिरों की बात करें तो उत्तर भारत के अंदर जगह है भीतरगांव। यूपी मतलब उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश यूपी, इसकी राजधानी लखनऊ, ध्यान रखना। यूपी में एक जगह है भीतरगांव। कौन सी जगह है? भीतरगांव। उस जगह पर हमें मंदिर मिलता है आरंभिक काल का, जो लगभग आज से 1500 वर्ष पहले का मंदिर है। ईंटों और पत्थर से बना हुआ मंदिर है, बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक तमिलनाडु के अंदर जगह है, कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की राजधानी आप क्या याद करेंगे? चेन्नई, या पहले मद्रास कहते थे। तमिलनाडु में जगह है महाबलीपुरम। कौन सी जगह है? महाबलीपुरम। और इस महाबलीपुरम के अंदर भी हमें जो मंदिर मिलते हैं वो सभी एकाश्म मंदिर हैं। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से, एक बड़े पत्थर से मंदिर बनाए हैं। मतलब एक बहुत बड़ा मान लो ऐसे पत्थर है, ठीक है, उसको काट करके फिर इसको साइड में हटा करके उसी से मंदिर बनाते हैं, एक ही पत्थर से। उसको एकाश्म शैली कहते हैं। और बारहदरी शैली भी कहते हैं। तो इस प्रकार की हमको मंदिर मिलते हैं। कहाँ पर? महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है, ये ध्यान रखना आपको। जो ईंटों, उसमें कहीं कहीं ईंटों का भी प्रयोग है और विशेषकर पत्थरों से बना हुआ मंदिर है, और ईंटें भी कहीं कहीं लगी हुई हैं, चट्टानों को काट करके बनाया हुआ मंदिर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक दुर्गा मंदिर हमको ऐहोल के अंदर मिलता है। कर्नाटक के अंदर एक जगह है ऐहोल, कर्नाटक में जगह है ऐहोल। उस ऐहोल के अंदर भी एक क्या हमको दुर्गा का मंदिर मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के मंदिर की हमने बात की है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।